बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक गैरिसन कॉलेज ननकाना साहब के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुज़म्मिल हुसैन। आज हम लेक्चर नंबर 5 का आगाज़ करने वाले हैं। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिलसिला शुरू किया हुआ है। हमने ये चीज़ सीख ली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम जो बात शुरू करने वाले हैं डैट इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है? हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे बोलते हैं? फ्लक्स जो है इसका मतलब है फ़्लो। किस चीज़ का फ़्लो अभी देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक सरफेस है और इस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं परपेंडिकुलरली। इसके प्लेन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। अब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से गुजरेंगी इस सरफेस में से, डैट इज़ नाउन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसे हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं। तो हम इसे इस तरह से डिफाइन करेंगे डैट टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली। ये परपेंडिकुलरली क्यों कह रहे हैं, इससे क्या मुराद है? परपेंडिकुलर ही क्यों, पैरेलल क्यों नहीं, इसे हम अभी एलेबोरेट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं। देखिए, असल में ये है टोटल नंबर है। ये किसका नंबर है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ये जो थी एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशन कह लें। अब हम इसे मैथमेटिकली भी डिफाइन करते हैं। देयर इज अनदर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई। सबस्क्रिप्ट में जो ई लिख रहे हैं ना, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक, और ये फाई इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो दूसरा डेफिनेशन हमारे पास वो ये है, द फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स is the dot product of electric intensity and vector area। इससे क्या मुराद है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है फाई ई that is equals to the dot product of electric intensity and vector area। पार्ट 1 में चैप्टर 2 में हमारा जो नॉलेज है प्रीवियस, वो हमें ये सिखाता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका आंसर स्केलर आता है। इसका मतलब ये ठहरा, यहाँ से ये बात वाज़ेह हो रही है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, जो सिर्फ नंबर होता है, डायरेक्शन नहीं होती। देखें यहाँ पे इस डेफिनेशन में भी क्या था? टोटल नंबर। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ नंबर है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई, इंट्रोडक्शन आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है, तो हम डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो जब ओपन करेंगे तो फाई ई किसके बराबर आएगा? ये बराबर आएगा ई ए कोज ऑफ थीटा। हमें पता है डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन ये होता है। इसका मतलब यहाँ से ये जो इक्वेशन है हमारे पास, हमें फैक्टर्स कुछ बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन पे डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पे। तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन से वाले फैक्टर्स हैं जिस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है? वो कौन से वाले फैक्टर हैं जिस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है? फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स। तो पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी जो चीज़ है हमारे पास वो है एरिया ऑफ दैट सरफेस। और जो तीसरी चीज़ है हमारे पास वो क्या चीज़ है? डेट इज़ द एंगल बिटवीन ई एंड ए, कि ई और ए के दरमियान एंगल क्या है। तो ये हमने सीख लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, किस पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब इसका मतलब ये कि अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, तो लाइंस की तादाद भी ज़्यादा। लाइंस की तादाद असल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा, डायरेक्ट रिलेशन है।
एरिया अगर ज़्यादा, जितना एरिया ज़्यादा होगा उसमें तुम्हें उतनी ज़्यादा लाइंस पास करेंगी, जितनी ज़्यादा लाइंस पास करेंगी उतना फ्लक्स ज़्यादा होगा। तो ये तो आ गया डायरेक्ट रिलेशन। अब थीटा पे कैसे डिपेंडेंस है फ्लक्स की, कुछ केसेस हम देखने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो जो केसेस हैं उसमें से हम पहला केस डिस्कस करने वाले हैं। वो पहला केस क्या है, एंगल के लिहाज से, एंगल के लिहाज से पहला केस वो क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया आर पैरेलल टू ईच अदर। व्हेन पैरेलल का केस बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए बेटे दो बातें हैं, वो दो बातें कौन से वाली हैं, तवज्जो से बात सुननी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने एरो लगाया हुआ एरिया के ऊपर, ये वेक्टर एरिया, और जब हम एरिया को सिंपल ऐसे लिखें तो वो सरफेस एरिया होता है। डिफरेंस क्या है सरफेस एरिया और वेक्टर एरिया के दरमियान? सरफेस एरिया सिर्फ सरफेस का एरिया मैग्नीट्यूड है, वेक्टर एरिया में साथ साथ डायरेक्शन भी है। फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है तो इसकी लेंथ इनटू विड्थ करेंगे तो एरिया आ जाएगा, लेकिन लेंथ इनटू विड्थ राइट हैंड रूल लगाएंगे, लेंथ इनटू विड्थ, तो ये जो थंब है वो डायरेक्शन भी देगा। जैसे आपने पार्ट 1 में ही चैप्टर 2 में सीखा हुआ है कि वेक्टर किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो ये सिर्फ जो मैग्नीट्यूड है वो सरफेस एरिया है, साथ में मेरा बच्चा जब डायरेक्शन भी लग जाए यूनिट वेक्टर के, इसका यूनिट वेक्टर नॉर्मल है, इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है, तो मेरा बच्चा ये क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो इस तरह से हम अभी जो ई और ए के दरमियान एंगल ले रहे हैं वो सरफेस एरिया, वेक्टर एरिया खुद ब खुद एंगल कैसे बनेगा अभी मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ये कुछ इस तरह से इसकी डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन, ये सरफेस एरिया बच्चा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से आ रहा है, ये आ रहा है, दिस इज ई। ये कुछ इस तरह से मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये सरफेस है, ये इसका सरफेस एरिया ये। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो आप देख सकते हैं कि सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर है। लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे एंगल है ये वाला 0 डिग्री, ये कौन से वाला एंगल है? अब आप सोचेंगे सर ये सरफेस एरिया और ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 90 है, तो सर यहाँ पे कोस 90 का आंसर 0 आएगा। हमें बच्चा एंगल सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के दरमियान नहीं लेना, हमें एंगल लेना है सरफेस एरिया और वेक्टर एरिया के दरमियान, सॉरी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान। अब सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो परपेंडिकुलर है, लेकिन इस सरफेस का जो वेक्टर एरिया वो इस तरफ है, मैंने बोला आउटवर्ड होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। जैसे ये सरफेस है ना, तो इसका वेक्टर एरिया इस तरफ है। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी इस तरफ है और उसका वेक्टर एरिया भी इस तरफ है, तो क्या दोनों बने पैरेलल, दोनों के दरमियान एंगल कितना बना, 0 डिग्री। तो हम यहाँ पे तो परपेंडिकुलरिटी ले रहे हैं, वो सरफेस एरिया के रिस्पेक्टिव है, लेकिन मेरा बच्चा वेक्टर एरिया के रिस्पेक्टिव एंगल क्या बना हुआ है, दैट इज 0 डिग्री। ठीक है, ये परपेंडिकुलर दे के 90 लिख देना, फिर से बोल रहा हूँ सुन लो, ये सरफेस एरिया के लिहाज से है, लेकिन हमने एंगल वेक्टर एरिया के लिहाज से लेना है। तो वेक्टर एरिया के लिहाज से अगर सरफेस एरिया के लिहाज से परपेंडिकुलर है ना, याद करने का आसान तरीका है, तो वेक्टर एरिया के लिहाज से 0 होगा। अब कोस 0 क्या होता है, कोस 0 होता है मेरा बच्चा 1, तो फ्लक्स का आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम फ्लक्स आएगा, मैक्सिमम फ्लक्स। तो बच्चा अगर आपको एमसीक्यू पूछा जाए कि जब ई और सरफेस एरिया परपेंडिकुलर हो, या आपसे पूछा जाए जब ई और वेक्टर एरिया पैरेलल हो, एक ही बात है, तो फ्लक्स क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ये पहला केस था बच्चा। अब दूसरा केस हमारे पास क्या आएगा, इसी से हमें हेडिंग बनाना है, ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया आर पैरेलल टू ईच अदर। अब इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, कैसे डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन आएगा। देखें उसका क्या था कि ई इस तरफ, सरफेस के तो परपेंडिकुलर, लेकिन वेक्टर एरिया के क्या है, पैरेलल। अब यहाँ पे देखिएगा कि अब हमारे पास सरफेस एरिया पैरेलल है, अब इसकी शेप कैसे बनेगी, अब इसकी शेप ऐसे नहीं बनेगी, अब इसकी शेप ऐसे बनेगी, लाइक दिस। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसी तरफ है, ठीक है,
तो इसका वेक्टर एरिया अब किस तरफ होगा, अब इसका वेक्टर एरिया ये है, मतलब पहले सरफेस ऐसी थी पहले केस में और फील्ड ऐसे थी और वेक्टर एरिया भी ऐसे था पैरेलल, अब सरफेस ऐसे हो गई है इसके पैरेलल, तो इस सरफेस का पहले वेक्टर एरिया ये था, अब क्या हो गया, ये ई ऐसे ही है, मतलब ई ऐसे ही है और इसका जो वेक्टर एरिया है दैट इज दिस वन, दिस इज, तो एंगल अब क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया। ठीक है, तो हमारे पास अब फ्लक्स क्या आएगा, नाउ द फ्लक्स विल बी ई ए कोज ऑफ 90 डिग्री, और कोज ऑफ 90 डिग्री किसके बराबर होता है, दैट इज 0, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, नाउ फ्लक्स विल बी 0, मिनिमम फ्लक्स आएगा, क्या फ्लक्स आएगा, मिनिमम फ्लक्स। ये बच्चा बड़ा कंफ्यूज करता है बिटवीन द सरफेस एरिया एंड वेक्टर एरिया कॉन्सेप्ट, बस याद ये रखना है कि ये एंगल वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के दरमियान है, लेकिन अगर वो जो एंगल सरफेस एरिया के लिहाज से देगा वेक्टर एरिया के लिए एंगल उससे उलट होगा, अगर 90 है तो वो 0 कर देना आपने, और अगर 0 है तो आपने क्या कर देना है, 90 कर देना है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, तो ये मिनिमम फ्लक्स आएगा किस एंगल पे, जब E और A क्या हो 90 पे, वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 90 पे हो, और सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो, 0 पे हो। ठीक है, आखिरी केस है हमारे पास जनरल केस इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड, वो क्या है जनरल केस, वो ये है कि कुछ इंक्लाइन पे हो, इसका मतलब क्या है, इंक्लाइन होने से क्या मुराद है कि इसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर एग्जांपल ये है और वेक्टर एरिया फॉर एग्जांपल ये है इस सरफेस का। देखें पहले सरफेस थी ऐसे, फिर सरफेस ऐसे की, अब सरफेस को इंक्लाइन रखा है आपने थोड़ा सा, अब एंगल बन रहा है थीटा, अब जो फ्लक्स आएगा हम कैसे लेंगे, दैट इज फाई ई इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। अच्छा, ये प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग, प्रोजेक्शन कहते हैं साये को, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने अभी सीख लिया कि जब ई और ए पैरेलल होंगे, ई और ए क्या होंगे, पैरेलल होंगे, मतलब कि वेक्टर और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पैरेलल होंगे तो आंसर मैक्सिमम आएगा। तो आंसर मैक्सिमम रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्शन ले रहे हैं, साया ले रहे हैं किसके अलोंग, ई के अलोंग, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग ई। ठीक है, तो ये फाई ई और प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग ई हम लिखेंगे ए कोज ऑफ थीटा, तो ये क्या बन गया, ई ए कोज ऑफ थीटा, दिस इज, ये जनरल फार्मूला है जब कुछ ना कुछ एंगल बन रहा हो, जब डायरेक्ट 90 बन रहा हो तो हमने देख लिया, जब डायरेक्ट 0 बन रहा हो तो हमने देख लिया, लेकिन अगर 90 0 के दरमियान हो तब क्या बनेगा, तब फाई ई विल बी इक्वल्स टू ई ए कोज ऑफ थीटा आएगा, फाई ई विल बी इक्वल्स टू ई ए कोज ऑफ थीटा। तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, पहली डेफिनेशन, ठीक है, कंसेप्चुअल, फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से डेफिनेशन, फिर फैक्टर्स जिस पे जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है, उसके बाद केसेस जो हैं, ठीक है, पहला केस मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, किस एंगल पे होगा, मिनिमम किस एंगल पे होगा, और जब इंक्लाइन हो रहा हो तो तब फार्मूला क्या होता। और एक और बात याद रखिएगा, ये जो फ्लक्स का फार्मूला है ना ई डॉट ए, ये फ्लैट सर्फेसिस के लिए वैलिड है सिर्फ, फ्लैट सर्फेसिस, कर्व सर्फेसिस के लिए ये वैलिड नहीं है। एक डायरेक्शन होना चाहिए वेक्टर एरिया का, ठीक है, एक डायरेक्शन हो वेक्टर एरिया का खास, तो फ्लैट सर्फेस में ऐसा ही होता है। बस लास्ट पे हम क्या करें, इसके यूनिट्स बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है दैट इज ई ए, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने लास्ट टाइम सीखा था क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, और ये एरिया। अब फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन, चार्ज के कूलम, और एरिया के मीटर स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट आ गए, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये इसके यूनिट आ गए। तो ये था मेरा बच्चा हमारा आज की डिस्कशन दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह इस नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफरेंट सर्फेसिस के लिए कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात फिर से मैं एंड पे आपको याद करवा दूँ, वो यही है कि बच्चा सिर्फ कंफ्यूज रहता है सरफेस एरिया में और वेक्टर एरिया में। मैं बार बार एम्फसाइज उसी बात पे कर रहा हूँ कि सरफेस एरिया का जो एंगल है वेक्टर एरिया में वो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। अगर सरफेस एरिया में 90 है
तो वो वेक्टर एरिया में 0 हो जाएगा। अगर सरफेस एरिया में 0 है तो वो वेक्टर एरिया में क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। हमारा जो ये एंगल है वो एंगल वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के दरमियान है, ये बात याद रखिएगा बस। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नया आर्टिकल लेके आएंगे, तब तक खुश रहें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।